बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये FAR 1 का जो स्कीम अभी ख़त्म हुई है और आप न्यू स्कीम में शामिल हो गए, तो जब इससे पहले जो अभी स्कीम ख़त्म हुई है वो जब न्यू स्कीम आई थी बतौर 2014 में, ये उसका पहला पेपर था FAR 1 का। जब FAR 1 का पेपर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और उस पेपर के अंदर ये रीवैल्यूएशन का 15 मार्क्स का सवाल आया था ICAP के एग्जाम में, पास पेपर का, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के नाम से। अब मैं चाह ये रहा हूं कि अगर वाकई आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, केसेस की 1, 2, 3, तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। पहले इसको पढ़ लें कि है क्या। हमेशा क्वेश्चन को एग्जाम में या कहीं भी हो, जब आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, रिक्वायरमेंट से पढ़ें, ताकि हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन में मालूमात हम निकाल सकें, ताकि आपका गोल डेस्टिनेशन क्लियर होता है कि ये काम करना है भाई। इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर, क्या बनानी? आपको तो इसके अलावा बनाना पड़ेगा, आपको तो मेहनत ज्यादा करनी, लेकिन फिल वक्त ये रिक्वायरमेंट और कुछ वो बाद में बनाता रहेगा। प्रिपेयर टू रिकॉर्ड, मतलब इस क्वेश्चन में बताई जाने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस डेट से एसेट एक्वायर किया गया से लेकर कहां तक, टू द ईयर एंडेड, तो एसेट जिस डेट पे खरीदा गया उस डेट से लेकर 30 जून 2014 तक। देखिए कितना वक्त बनता है, इसमें कितने अकाउंटिंग पीरियड आते हैं, जितने आते हैं उनके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 15 मार्क्स सिर्फ किस काम के हैं? बस और कुछ नहीं करना, गारंटी सिर्फ इस काम के 15 नंबर है। 15 नंबर को जरा 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 मिनट्स का वक्त बनता है। 3 मिनट रीडिंग टाइम ऐड कर दे तो क्या बनेगा? 30 मिनट का वक्त बन जाएंगे। अब हमारे 30 मिनट समझ लें यहाँ से शुरू होगा, ठीक है जी। तो शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड STML परचेज अ प्लांट ऑफ ₹500 मिलियन। कितने का परचेज किया? ये 500 को क्या बोले? कॉस्ट। जबरदस्त। ऑन 1 जुलाई 2010 कब खरीदा? तो जिस डेट पे खरीदा उस डेट से एंट्री बनाना शुरू करनी है। 1 जुलाई 2010 से एंट्री बनाना शुरू करनी है और एंट्री बनाते रहना है। कहाँ स्टॉप करना है? तो अगर 1 जुलाई 2010 ही हमारा ईयर स्टार्ट है तो 30 जून 2011 पे पहला साल एंड होगा। यहाँ चार्ज करेंगे एसेट पे डेप्रीसिएशन, सो फिर 30 जून 2012, फिर 13, फिर 14, इट मीन 4 साल। 4 साल आ रहे हैं, ये बात तय करना, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एंड नो, जिस एसेट की कोई रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो उसकी कॉस्ट ही क्या होती है? जबरदस्त, डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है। STML यूजेस, फिर अब तय करना ये प्लांट IA-16 के तहत हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, या तो ये फॉलो करेगा कॉस्ट मॉडल या क्या फॉलो करेगा? तो STML uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment। यानी जब एक दफा कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर लेते हैं तो फिर उसके लिए आगे क्या यूज करेंगे? रीवैल्यूएशन मॉडल। यानी आगे किसी भी पॉइंट पर अगर इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू उसके कैरिंग अमाउंट से मटीरियली क्या होगी? डिफरेंट होगी, तो हम क्या कर देंगे? रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर देंगे। और रिजर्वेशन खाली इस अकेले एसेट की नहीं होगी, इसकी क्लास में मौजूद सबकी होगी, लेकिन हमें तो अब इस वक्त कुछ बताया तो फिल वक्त तो हम इसी करेंगे। यस और तो STML uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant, equipment and accounts for revaluation on net replacement method। जो मेथड हमने सीखा उसको net replacement ही कहते हैं। The details of revaluation performed by an independent firm of valuers। तो इस प्लांट की हमें फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दी है किसने? एक फर्म ने, एक सर्वेयर ने। सर्वेयर कौन होता है? जो सर्वे परफॉर्म करता है। तो जिस तरह आप किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू किससे मालूम करवाएंगे? किसी रियल एस्टेट एजेंट से ना, उसका काम है वो निकाल देगा आपको। इस तरह इसकी भी किसी ने आपको निकाल के दी, उसके क्या लेंगे? आपसे पैसे लिए। यस और नो बोले। तो रीवैल्यूएशन डेट कब बेटा?
तो जुलाई 2011 है, ईयर एंड हमारा 30 जून को पड़ता है, तो इट मीन हम रिवर्सिंग कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, साल के स्टार्ट पर। तो हमने परचेज कब किया, 1 जुलाई 2010 को, साल के स्टार्ट पर, और ये साल खत्म कहाँ हुआ, 30 जून 2010 पर एक साल मुकम्मल हुआ। अब हम रिवैल्यू कब कर रहे हैं, 1 जुलाई 2011 पर, यानी दूसरे साल के स्टार्ट पर। बोले जवाब दे कितने पर, तो कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है। पहले तो ये कॉस्ट डेप्रिशिएट हो चुकी होगी 50 से, तो फिर 450 से कहाँ पहुंचाना है, 575 पर। आप जानते हैं क्या आएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप एंट्री खुद बना देंगे। अब इसको रुक जाए ना, सॉल्व करना भी एक साथ शुरू करें, वहीं से टाइम शुरू हो जाएगा आपका। 1 जुलाई 2012 से 12 को आपकी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, अगले साल के स्टार्ट पर ये है, फिर उससे अगले साल के स्टार्ट पर 4 साल की एंट्री बनानी है, 15 नंबर है, टाइम शुरू होता है अब, 27 में शुरू होते हैं, अब आप शुरू होते हैं।
हाँ भाई हो गए, 2-3 साल हो गए, 2 साल की एंट्रीज हो गई। छह मिनट हो गए। ये बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे बताइए, कितनी एंट्रीज बन गई हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 1 जुलाई 2012 तक। नीरज कह रहे हैं लास्ट ईयर कर रहा हूँ सर। गुड, जबरदस्त नीरज। 1 जुलाई 2012 तक। कंप्लीट, कंफर्म। 9 मिनट, 9 मिनट्स में आपने कंप्लीट किया। देखते हैं। वर्किंग्स की, वर्किंग्स, वर्किंग नहीं की। वर्किंग मतलब डेफिनेशन कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट लगा के वैल्यू लिख के, वो होनी चाहिए ना वर्किंग्स। लाइंस बनाई। टेन मिनट्स। आपस में मैच कर रही, आप दोनों की एंट्रीज मैच कर रही। एलिमिनेशन सारी एंट्री बनाई है ना आप लोगों ने? रिवॉल्यूशन से पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास की। कंप्लीट।
11 मिनट, 9, 10, 11। हाँ भाई, नीरज ने सॉल्व कर लिया। 12 मिनट नीरज बेटा। अगर आपने वो 3 इजाफी क्वेश्चन किए हैं सही से खुद से, तो यकीन करें ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। सॉल्व हो गया, उस्मान कहते हैं सॉल्व हो गया। हो गया सॉल्व। वो 3 क्वेश्चन नहीं किए। तो बेटा अभी उस्मान इसको जरा मैच करके देखना, तुम पता लग जाएगा इसका। असल टाइम कितना था? 27 मिनट। आपको मैक्सिमम इसको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहिए सबको। वैसे ये 7 से 8 मिनट का क्वेश्चन। हाँ जी, सबने कर लिया। कंप्लीट, सारी एंट्रीज बन गई। साकिब ने सॉल्व कर लिया। चलें, ये मैं चेक नहीं करता, आई कैसे चेक करवाते हैं? सही। आई कैप क्या कहता है इस बारे में, पता लग जाएगा आपको। सही है, हो चुका तो स्टार्ट करें। गलती है कोई? है?
आपस के अपने आंसर मैच कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं, सबके मैच हो रहे हैं, कमाल हो गया। देखते हैं अब असल में क्या आपस में मैच होना इंपॉर्टेंट है, आई कैप से मैच होना इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या होता है। ओके जी नाउ तो स्टॉप करते हैं, जरा आई कैप से पूछते हैं आई कैप क्या कहता है इस बारे में। तो आई कैप क्या कहता है, आई कैप क्या कहता है। फेयर वन, क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल है आप लोगों को। चलिए देखिए जरा, यही यहां से आगाज हुआ। हाँ भाई 1 जुलाई 2010, क्या चेक करते थे, टिक करते थे, खुश होते थे। प्लांट अकाउंट डेबिट 500 मिलियन से, कैशिया बैंक क्रेडिट 500 मिलियन से। एक नंबर हो गया आपका, ठीक है जी। 30 जून 2011, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 50 मिलियन से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 50 मिलियन से। ये वर्किंग लाजमी करें, 500 डिवाइडेड बाय 10। कैसे आ रहा है, एग्जामिनर को भी पढ़ाना है, उसको पढ़ने का मत समझा, पढ़ाना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 जुलाई 2011 जो कि डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है, क्या करना है इस डेट पर, एलिमिनेट करना है किसको, अक्यूमुलेटेड डेप्शन। क्या एंट्री बनी, अक्यूमुलेशन डेबिट 50 मिलियन से, प्लान क्रेडिट 50 मिलियन से। ये एंट्री बनने के बाद आपके एसेट का अकाउंट का बैलेंस 450 मिलियन हो गया, जो कि उसके एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के बराबर है, और यही उसका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। अब आप उसको 450 से लेके जा रहे हैं कहां पर, 575 पर। तो आप HCA से कितना ऊपर जा रहे हैं, आई कैप ने वो लाइन नहीं बनाई, वो लाइन हम बनाएंगे, एग्जाम में बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। प्लान डेबिट कितने से, रीवैल्यूएशन सरप्लस, या सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, एक ही बात, कितने से 125। भले आई कैप अपने सोल्यूशन में OCI मेंशन ना करे, हमने करना है, ठीक है जी। आपने मेंशन इधर OCI लिखना है, लिखा OCI, ओके गुड। फिर उसके बाद अगला साल है, और उस साल आपने अब मतलब इस साल के एंड पर 2012 के एंड पर 30 जून 2012 के एंड पर अब अपने 575 को डेप्रिशिएट करना है। तो 575 डिवाइडेड बाय 9, डेप्शन एक्सपेंस आया 63.89 मिलियन। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो गया। सही चल रहा था कुछ, कमाल हो गया। क्या ये डेप्रिसिएशन जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्शन से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है। तो उसका एक तरीका क्या है, 50 मिलियन को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो डिफरेंस जो आएगा वो 13.89 मिलियन है। क्या नाम दें इसको हम, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सब। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, 125 मिलियन का जो सरप्लस पड़ा हुआ है उसी को डिवाइड बाय 9 कर दें, तब भी आंसर सेम आएगा। और आई के अपने अपनी वर्किंग में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, 125 को डिवाइड बाय 9 करके, ठीक है जी। तो रिटेन अर्निंग क्या हुई, क्रेडिट हुई, रिवर्शन सरप्लस क्या हुआ, डेबिट हुआ। इधर OCI गलत इस्तेमाल नहीं होगा, अगर किया है तो आप गलत हैं। वो इक्विटी आप समझाने के, ठीक, इक्विटी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2012 फिर से परफॉर्म करनी है रीवैल्यूएशन। तो पिछली चार्ज की भी जो कॉन्ट्रा बैलेंस है किसका, अक्यूमुलेशन, उसको एलिमिनेट करना है। अक्यूमुलेशन डेबिट कितने से, 63.89 से, प्लान क्रेडिट 63.89 से। 575 में से 63.89 जरा माइनस कर दें, मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ वर्बली। ये आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, यस और नो, बोले बोले बोले। क्या है, 511.11 मतलब 500.11 मतलब 511.11 ये आंसर होगा। अच्छा ये आपका इस वक्त ACA है,
अगर आपने एसेट को रीवैल्यू ना किया तो आप हिस्टोरिकली कहाँ होते 400 मिलियन पर, तो आपके पास 111.11 का सरप्लस मौजूद है। 125 का आया था, 13.89 से रियलाइज हुआ था, बैलेंस चेक कर ले, यस और नो। अब आपके पास जो फेयर मार्केट वैल्यू है 390 मिलियन है, तो अगर आप कहाँ से 511.11 से नीचे आते हैं कहाँ पर 390 पर, तो टोटल डिफरेंस कितने से आ रहा है, तो आपने प्लान क्रेडिट कर दिया 121.11 से। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ HCA रिवर्सल ऑफ रिवर्जन सरप्लस थ्रू OCI, यस और नो। और आप HCA से मजीद कितना नीचे आ रहे हैं 10 मिलियन से, बिलो HCA चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस जवाब नहीं है ये एंट्री, ठीक है, कोई मसला, ओके ना। उसके बाद अगली एंट्री क्या बन रही है 30 जून को, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्ट करेंट 390 मिलियन की फेयर मार्केट वैल्यू को डिवाइड बाय 8, क्या आंसर आया, तो आप इसको राउंड करके 49 मिलियन भी कर सकते हैं, राउंडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहां पर आप राउंडिंग बैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री क्या बन रही है आपके पास, अगले साल के स्टार्ट पर जब आप रीवैल्यू करने लगे हैं, एंट्री क्या बन रही है अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट प्लान क्रेडिट, तो ये डेप्शन आपने चार्ज किए 390 पर, और 390 के अगेंस्ट को अगर आप एलिमिनेट करें तो आपके पास ACA कितना देगा बताइए, 390, मैं तो बोल रहा हूँ 390 माइनस 48.75, क्विक जल्दी 341.25, ये आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है। अब आप सोचिए कि अगर आपने एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू ना किया तो आपका HCA क्या होता 350, तो आप HCA से नीचे हैं, यस और नो, कितना नीचे हैं 8.75 बेटा, 8.75, यस और नो। तो अगर आप आज वापस ऊपर जाते हैं तो द एक्सटेंट ऑफ HCA ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अबव HCA सरप्लस, तो आज आपने कहाँ जाना है फेयर मार्केट वैल्यू, कितनी फेयर मार्केट वैल्यू 380, तो आज आप खुद कहाँ पर है 341.25 और 380 का डिफरेंस क्या है, तो आपने कहा 38.75 से प्लान डेबिट, लेकिन उसमें 8.75 से रीवैल्यूएशन इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, आवाज नहीं आई बेटा, और सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन थ्रू OCI कितने से 30 मिलियन से। फिर इस साल की चार्ज होगी डेप्रीसिएशन, एंट्री बनी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट 54.29 से, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 54.29 से, कैसे 380 डिवाइडेड बाय 7, ये आंसर आ गया, नहीं आया बेटा आंसर। और जो आपके पास सरप्लस है कितना 30 मिलियन का, उसको डिवाइड बाय 7 करें, या 50 मिलियन की जो आपकी नॉर्मल डेप्शन है उसको इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 4.29। अगर आपकी कोई भी एंट्री गलत नहीं है तो 15 नंबर आपको हासिल हो गए बैठे बैठे। ये ऐसे नंबर हैं जो समझ लें आप फ्री के नंबर, अगर ये आ गया ऐसे और पहला सवाल आपने यही कर लिया तो एग्जामिनेशन में आप फिर हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, पूरा पेपर करके उड़िएगा बेटा उससे पहले, ठीक है जी, पूरा सही किया 15 नंबर बेटा, तो केस 1 केस 2 3 ने आपको यकीनन फायदा दे दिया, पहली बार कोई क्वेश्चन पूरा ठीक हुआ था, सही चले ओके, हो गया मसला नहीं। ये पहले टाइम थी, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे IE16 के, एक 15 नंबर का ये और दूसरा 10 नंबर का ये आप 10 नंबर ना ले पाए मुश्किल बात, इसमें डिस्पोजल भी है, इसमें डेप्रीसिएशन भी है, इसमें RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, तो थोड़ा सा अब आपको घबराना भी चाहिए। आइए जरा ये वाला सवाल आप शुरू कर दीजिए, और ये सवाल करने के लिए आए कि आपने 10 नंबर रखे हैं, 10 नंबर का मतलब क्या 18 मिनट, तो वहां का जो टाइम बच गया है वो टाइम कितना, वो 8 मिनट में सॉल्व हो गया, तो कितने मिनट स्पेयर हो गए 19 में 18 और ऐड कर दिए, तो इट मींस दैट वो टाइम बचा के यहाँ लगा दीजिए, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये तो मसला है, कहीं से टाइम बचेगा तो कहीं लग जाएगा, तो सिस्टम समझना पड़ेगा आपको पेपर का।
चलिए शुरू हो जाइए। आता है ना आपको? टी अकाउंट बनना आता है मेरे ख्याल से, डिस्पोजल भी आपको आता है, सीखा हुआ है आप सबने माशाल्लाह। शुरू हो जाइए। आप रीड भी आप खुद ही कीजिए, नहीं करेंगे रीड? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ बस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होती है? एसओएफपी, एसओसीआई ऑफ फुल स्पीड एंटरप्राइज, फुल स्पीड और द ईयर एंडेड। क्वेश्चन भी फुल स्पीड से जाएगा आपके ऊपर से बेटा, समझ जाए, नाम में ही आई के अपने पैगाम दे दिया आपको। इंटरप्राइज फुल स्पीड है तो क्वेश्चन में फुल स्पीड है, गुजर रहा है बस। व्हीकल कॉस्ट, देखो कॉस्ट में परेशान किया हुआ है, 65,201,300। अब करो उसको, अब राउंडिंग करो, करते रहो। लेस accumulated depreciation 24,450,500 WDV। ये कब की डेट है? अगर हम, हमारा साल शुरू होता है 1 जुलाई 2013 से, तो ये जो 30 जून के बैलेंस सीडी हैं कॉस्ट के, बैलेंस बीडी बन जाएंगे। ये भी अक्यूमुलेशन का बैलेंस बीडी बन जाता है। यस और नो? तो सवाल क्या है, हम ये तो 30 जून का एंड बता दिया ना उसने कि लास्ट ईयर के एंड पे बैलेंस शीट। अगर हमसे 2014 की अकाउंटिंग पूछी जा रही है, टी अकाउंट मांगे जा रहे हैं, तो हम 2014 कहां से शुरू करें? 1 जुलाई 2013 से, और एंड कहां करें? 30 जून 2014 पर। यस और नो? एक साल होगा ना पूरा। क्या जरूरी है साल 1 जनवरी से शुरू हो? पक्का जुलाई से शुरू हो सकता है ना, टैक्स पढ़ने वालों को तो पता होगा ये बात। तो पढ़ने का रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द फॉलोइंग, वो जो आप हमेशा जिनसे भागते हुए आते हैं, लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। और कुछ 2-4 भागे में आज इधर होमवर्क नहीं किया उन्होंने, इसलिए मैंने बोला आज सर पूछेंगे दोबारा से, तो नहीं आना हमने क्लास में। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। कौन? फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ इस साल के लिए बनाइए। कौन से साल के लिए? इस साल के लिए। क्या बनाइए? तो ये साल शुरू कहां से हो रहा है? 1 जुलाई। जो लास्ट ईयर का सीडी बैलेंस वो इस साल का बीडी बैलेंस, जो लास्ट ईयर का अक्यूमुलेटेड डेप्शन का सीडी बैलेंस वो इस साल का बीडी बैलेंस। फिर ये इस साल की होने वाली ट्रांजैक्शंस, उनके इफेक्ट्स, एडिशंस, डिस्पोजल्स, डेप्रिसिएशन सब कर लो। कहता क्या है? एक काम और भी कर दें, जो एसेट इस साल डिस्पोज ऑफ हुए हैं उन पे गेन्स और लॉसेस निकाल दें। अब देखते हैं कि इन 10 नंबर में से हम 15 नंबर तो हमने बड़े मजे से हासिल किए, ठीक है, और खुश भी हो गया। मैंने बोला वाह यार क्या लेवल है मेरा, पूरे नंबर ले रहा हूँ मैं, क्या है। आ जाए बेटा, ये वाला सवाल करना है।
जी बेटा, तो अब उसके बाद जरा इसको पढ़ लें। यहाँ से क्या लिखा है, एफएससी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स एट 15% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू। रेट लगाओ किस पर, व्हीकल पर, कॉस्ट पर, ये डब्ल्यूडीवी पर। वो कौन सा मेथड है इसमें डब्ल्यूडीवी पे रेट लगता है, वो कौन सा मेथड है? कितने मेथड सीखे हमने अब तक बेटा, कौन से? बस नाम याद है, फर्क क्या है? आरबीएम में पहले साल रेट हमेशा कॉस्ट पे लगता है, लेकिन आइंदा सालों में किस पे लगता है, डब्ल्यूडीवी पे। ये असल बात भूलना, ठीक है जी। पेज क्यों अलग किया भाई, रजिस्टर में होगा, याद रहे कि मैंने क्या सही क्या गलत किया, तो पेज गुम हो जाना है। वापस रखो इसको, रजिस्टर में करोगे इसको सॉल्व। टेस्ट हो ले रहा हूँ मैं तुम्हारा इस वक्त। ऑन 1 अगस्त 2013, 1 जुलाई 2013 के बाद 1 अगस्त ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अ व्हीकल व्हिच वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस, एक व्हीकल जो हमारे बैलेंस में मौजूद है कितने से, कितने से, ऑन जुलाई 1 2011। कब खरीदा गया था, आज क्या डेट है, वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू व्हीकल। एक्सचेंज सिखाया ना आपको बेटा, नहीं सिखाया, कोई बात नहीं। द बैलेंस वॉज सेटल्ड विद अ चेक ऑफ ₹350,000। उसको आपने न्यू व्हीकल के बदले एक्सचेंज किया, ऊपर आपने कितने पैसे दिए, 3.5 लाख रुपए। आवाज ही नहीं आ रही। द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल वॉज 9 लाख रुपए। तो 9 लाख के आपने कितने दिए, 3.5 लाख रुपए। कितने नहीं दिए, 9 लाख में, 9 लाख नए व्हीकल की कॉस्ट है ना बेटा, तो नया हासिल किया 9 लाख का, पुराना दिया जिसकी कॉस्ट क्या थी 8.5 लाख, जो डेप्रिशिएट भी हो चुकी होगी। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो 9 लाख की चीज के लिए आपने क्या दिया, 3.5 लाख का चेक दिया, तो फिर कितनी रकम नहीं दी, 5.5 लाख। क्या वो आप पर उधार है, या वो आपको देने नहीं पड़ रही पुराने व्हीकल को देने की वजह से? तो इस रकम का कोई खास नाम था, ट्रेड इन अलाउंस। क्या, अभी बहुत से लोग को याद नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो गेन या लॉस निकालना पड़ेगा, याद तो होगा। चलिए, 3 न्यू व्हीकल्स वर परचेज ऑन 1 दिसंबर 2013 फॉर रुपीज। इस साल आपने क्या किया, 3 नए व्हीकल डायरेक्ट परचेज कर लिए। एंट्री क्या बनेगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट होगा, कैशियर बैंक क्रेडिट होगा। ऑन 1 फरवरी 2014 व्हीकल हैविंग WDV ऑफ ₹5.5 लाख।